देख रहे हैं राज प्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। खबर दिल्ली के इस खास बुलेटिन में बहुत स्वागत है आपका। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 1 लाख से अधिक पोस्टर बैनर हटाए गए। दिल्ली में अब हो सकेगी ट्रकों की एंट्री। 9 नवंबर से फिर खुलेंगे स्कूल। वर्क फ्रॉम होम भी खत्म। दिल्ली में तेजी से बढ़ने लगे डेंगू के मामले। पिछले 1 हफ्ते में सामने आए 295 नए केस। नोएडा की एक्सपोर्ट कंपनी में लगी भीषण आग। दमकल की 7 गाड़ियां काबू में पानी में जुटी। और सुकेश चंद्रशेखर ने फोड़ा तीसरा लेटर बम। कहा जेल में है, जान का खतरा, धमकी दे रही है सभी जैन। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली नगर निगम की तारीखों का ऐलान के बाद से ही सभी उम्मीदवार जो है अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज यानी कि आज से ही शुरू हो गई है और उम्मीदवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच अपना नामांकन जमा करवा सकते हैं। वहीं एमसीडी चुनाव के उम्मीदवारों की नामांकन पत्रों की जाँच 16 नवंबर को होगी, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 19 नवंबर को है। दिल्ली नगर निगम में नए परिसर होने के बाद ये पहला चुनाव होगा। इस चुनाव में 250 वार्डों में वोटिंग होनी है और दिल्ली चुनाव आयुक्त विजय देव ने एमसीडी की चुनाव तारीखों का घोषणा करते हुए बताया था कि नगर निगम के चुनाव जो है वो 2 चरणों में होंगे और एमसीडी चुनाव के लिए मतदान 4 दिसंबर को होगा। वही वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी और दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग गुजरात विधानसभा चुनाव के 2 चरणों के बीच अंतराल में ही होगा, जो कि 1 और 5 दिसंबर को होना है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने कई प्रतिबंध लगाए थे। अब वायु गुणवत्ता सूचकांक में कमी आने के बाद उन प्रतिबंधों को हटाया गया है। इस कड़ी में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि ट्रकों के प्रवेश पर लगी रोक जो है वो हटा दी गई है। साथ ही वर्क फ्रॉम होम के दिशा निर्देशों में भी संशोधन किया गया और अब पूरी क्षमता से ऑफिस खुल जाएंगे। वहीं इसके अलावा गोपाल राय ने कहा कि हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पाइपलाइन, बिजली परीक्षण से संबंधित निर्माण कार्य पर लगी रोक जो है हटा दी गई है। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि निजी तोड़फोड़ और निर्माण कार्य पर रोक जो लगी रहेगी और साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए थे, जो कि अब गतिविधियों के साथ रोक दिया गया था, लेकिन अब 9 नवंबर से जो है प्राथमिक स्कूल खोल दिए जाएंगे। और गौरतलब है कि वायु प्रदूषण की गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद दिल्ली में प्राइमरी स्कूलों में 8 नवंबर तक बंद करने और 50% सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश दिया गया था। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर की हवा में अब प्रदूषण का असर कुछ कम हुआ है। इसको देखते हुए रविवार को CXUM ने ग्रैप 4 की सख्त पाबंदियों को हटा दिया था और इसके बाद से दिल्ली एनसीआर में ट्रकों की एंट्री पहले की तरह होने लगी थी। साथ ही माल ढुलाई की गाड़ियां भी चलने लगी थी। राजधानी दिल्ली में डेंगू का खतरा बढ़ता ही दिख रहा है। वहीं दिल्ली में बढ़ते डेंगू के खतरे को देखते हुए पिछले दिनों में बढ़ोतरी देखने को मिली। पिछले 1 हफ्ते के दौरान दिल्ली में 295 डेंगू केस सामने आए। वहीं अक्टूबर महीने में 1248, जबकि सितंबर में डेंगू के 600 केस जो है वो रिकॉर्ड किए गए इस साल, जबकि डेंगू के 2490 केस सामने आए। हालांकि इस साल डेंगू अब तक किसी की मौत नहीं हुई है और इस साल अब तक मलेरिया के 207 और चिकनगुनिया के 41 केस जो है वो सामने निकल कर आए। वहीं इसके साथ ही बीते 1 हफ्ते के दौरान मलेरिया के 7 और चिकनगुनिया का 1 केस दर्ज हुआ। नगर निगम की एंटी मलेरिया विंग के अधिकारियों के अनुसार 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच डेंगू के लगभग 295 पॉजिटिव केस सामने आए। अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल नवंबर महीने में करीब 600 के आसपास जो है वो मामले दर्ज किए गए थे और इसी तरह दिल्ली में पिछले सप्ताह मलेरिया के 7 नए मामले और चिकनगुनिया का 1 मामला दर्ज किया गया था। वहीं पिछले साल मलेरिया के 160 और चिकनगुनिया के 39
नए मामले सामने आए थे। वहीं अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतनी और किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर डॉक्टरों की दिखाने की सलाह देने की बात कही थी। आपको बता दें कि डेंगू के मरीज जो हैं वो लगातार प्रकोप जो है वो देखा जा रहा है और इस साल जो है फिलहाल किसी की मौत की पुष्टि जो है वो डेंगू से नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। यहां ग्रेटर नोएडा में फेज 2 PAC सीमा के तहत मुश्किल इंटरनेशनल में आग लग गई। पुलिस समेत दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। आग से अभी तक किसी की हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। वहीं जानकारी गौतम बुद्ध नगर की पुलिस ने दी है। आग लगने के बाद से ही आसमान में धुएं का गुबार दिखने लगा। वहीं आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर से उधर भागने लगे। बताया जा रहा है कि जिस कंपनी में आग लगी है वह एक एक्सपोर्ट कंपनी है। आग इतनी भयानक थी कि लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत फोन करके पुलिस और दमकल के विभाग को इस सूचना के बारे में बताया। और आपको बता दें कि नोएडा थाना फेज 2 क्षेत्र के तहत आने वाले इंटरनेशनल B39 में यह भीषण आग लगी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की आधे दर्जन से अधिक गाड़ियां पहुंच गई। अग्निशमन विभाग आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटा हुआ है। आपको बताया जा रहा है कि आग की वजह से कंपनी का बहुत सारा सामान जलकर राख हो गया। इसी वजह से लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ और आसपास के लोगों को बाहर निकाल दिया गया। अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि आग किस वजह से लगी है। तो इससे पहले भी नोएडा एक्सप्रेस वे पर चलती बस में भी आग लग गई थी और यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई थी। बाद में आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन बस पूरी तरह से जल खाक हो गई थी। तो आज नोएडा में ये बड़ा हादसा जो है वो देखा गया। एक्सपोर्ट कंपनी में एक आग लग गई नोएडा में। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। कौन सी दुकान से? अपनी दुकान अपने अमेज़न से। हुडी से रुमाल तक, टीवी इन द हॉल तक, जीते हैं हम शान से। सब कुछ अमेज़न से। क्या क्या मिल सकता है विद इन 500। हर बजट में ढेर सारी चॉइसेस देख लो और पहले ऑर्डर पे तो डिलीवरी भी फ्री। फिर तो और दिखाओ। अमेज़न के भरोसे के साथ हर बजट में जो चाहो फिर अमेज़न खुलते ही दिल कहेगा और दिखाओ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 50 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाने वाले महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना को एक और चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में एक बार फिर सुकेश ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को कैलाश गहलोत के फार्म हाउस में 50 करोड़ रुपए 7 किश्तों में दिए गए हैं। और इसके साथ ही सुकेश ने दावा किया है कि सत्येंद्र जैन और जेल डीजी संदीप गोयल की तरफ से उसे लगातार जार से मारने की धमकी मिल रही है। और उसने कहा कि जेल में उसे जान का खतरा है। उसने अपनी जान का खतरा बताते हुए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। सुकेश चंद्रशेखर का ये एलजी को तीसरा लेटर है और इस बार सुकेश चंद्रशेखर के वकील ने उसके हाथ से लिखी चिट्ठी भी उपराज्यपाल को भेजी है। वहीं सुकेश ने इस चिट्ठी में उसके और उसके आम आदमी पार्टी के बीच हुए पैसे के लेन देन की पूरी जानकारी भी दी है। और उपराज्यपाल को भेजी गई चिट्ठी सुकेश चंद्रशेखर ने 50 करोड़ कैलाश गहलोत के फार्म हाउस देने वाले साल 2019 में 10 करोड़ सत्येंद्र जैन के साथ को देने के साथ ही साल 2019 में से 2020 के बीच तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल की देने का भी जिक्र है। और इस चिट्ठी में बताया गया कि जेल डीजी जो है वो जेल को 12.5 करोड़ रुपए कब और कहां दिए। सुकेश ने चिट्ठी में लिखा है कि इन सब के सबूत वो जांच के दौरान उपलब्ध करा सकते हैं। ठगी के आरोप में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने अपने वकील को 4 नवंबर को चिट्ठी लिखी थी और इसके बाद 5 नवंबर को सुकेश के वकील ने चिट्ठी की लिखी बातों को टाइप करके अपनी तरफ से एक चिट्ठी बनाई, साथ में हाथ से लिखी हुई चिट्ठी भी दी और पूरे मामले की सीबीआई की जांच की हुई।
की जाने की मांग भी की गई है। दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन परिसर में अपने साफ सुथरे माहौल के लिए जाने जाते हैं, जहां थूकने पर भी जुर्माना लगाया जाता है। यहां के नियमों के बारे में सूचनाएं भी हर पल अनाउंसमेंट के जरिए यात्रियों को दी जाती है। ऐसे में दिल्ली मेट्रो का एक वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स के साथ ही डीएमआरसी को भी हैरान कर दिया, जिसमें एक शख्स को मेट्रो ट्रैक पर टॉयलेट करते हुए देखा जा सकता है। और वीडियो जो है उसमें एक शख्स जो है वो दिल्ली मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर पटरियों पर टॉयलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो मामला निकल कर आया वो साउथ दिल्ली के मालवीय नगर स्टेशन का बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही ट्विटर यूजर ने शेयर किया था और अब ये वीडियो जो है वो ऑनलाइन धड़ल्ले से शेयर भी किया जा रहा है। और दिल्ली मेट्रो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हाल ही में बताया गया है कि यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे सिस्टम के अंदर सफाई और स्वच्छता बनाए रखने में मदद करें। यात्रियों के उपयोग के लिए स्टेशन पर शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि ऐसी गतिविधि दिखाई देती है तो यात्री पास के डीएमआरसी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या हमारे 24/7 हेल्पलाइन नंबर या सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ताकि दोषी पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। ठग सुकेश चंद्रशेखर ने लेटर के बाद बीजेपी दिल्ली के केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली सरकार पर हमला बोला था। वहीं बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन जेल के अंदर से जबरन वसूली कर रहे थे। वहीं सांसद ने जेल के बंद आप नेता सत्येंद्र जैन को जेल से बाहर ही किसी अन्य जेल में शिफ्ट कराने की मांग की है। वहीं बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि केजरीवाल के दफ्तर भ्रष्टाचार युक्त है और गवर्नेंस मुक्त है। केजरीवाल सरकार बताए कि आम आदमी पार्टी ने वहां ठग सुकेश चंद्रशेखर से 50 करोड़ रुपए क्यों लिए। इसी के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और एलजी सत्येंद्र जैन को किसी और जेल में ट्रांसफर करे। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी सत्येंद्र जैन जो है वो जेल के अंदर वसूली का धंधा चला रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि जेल में रहने के बावजूद वह जेल मंत्री के रूप में कैसे बने रह सकते हैं। वहीं बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे आरोप पर आपने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी आपके खिलाफ चंद्रशेखर का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि वे गुजरात विधानसभा चुनावों और दिल्ली में एमसीडी चुनाव में अपनी हार की संभावना से डरी हुई है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के निजी सचिव देवेंद्र शर्मा छूट गए हैं। वहीं करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें छोड़ दिया था। सूत्रों के मुताबिक पिछले दरवाजों से देवेंद्र शर्मा बाहर निकाला गया। पिता बाल किशन शर्मा के अनुसार ईडी का टीम सुबह लगभग 10 बजे देवेंद्र को साथ ले गई थी और इससे पहले मनीष सिसोदिया ने खुद इस बात की जानकारी अपनी ट्विटर अकाउंट के जरिए दी थी। सिसोदिया ने दावा किया था कि ईडी ने उनके पीए को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की नई अबकारी नीति के कथित घोटाले को लेकर ईडी की ओर से लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र शर्मा की गिरफ्तारी से पहले ईडी ने दिल्ली एनसीआर में कम से कम 5 जगहों पर छापेमारी की और बाद में पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर चली गई। सिसोदिया का कहना था कि झूठी एफआईआर दर्ज कर उनके घर में छापेमारी की गई, बैंक लॉकर की तलाशी ली गई, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। रस्तोगी जब रैपिडो पे टाइम से पहले ऑफिस पहुंचने लगा तो अपने आप को एकदम टॉप मैनेजमेंट समझने लगा। चाय कैपुचिनो। क्या सर, टाइम है आने का? चलो। कैपेचिनो। ग्रीन टी। तो इतना भी झाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। ये रैपिडो है, लो प्राइस, कंफर्टेबल और क्विक। टाइम से पहुंचो एकदम आराम से। रैपिडो, बाइक वाली टैक्सी। ब्रेक के
के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। नई दिल्ली स्थित सुचिता कृपलानी अस्पताल में शनिवार दोपहर प्रसव के दौरान एक महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। घटना से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, लेकिन अस्पताल में पहले से ही मौजूद पुलिसकर्मियों ने हालात को संभाला और लोगों को शांत करवाया। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक महिला की शिनाख्त परवेज के रूप में हुई है। वहीं वह पति राहुल के साथ ब्रिजपुरी इलाके में रहती थी। प्रसव के लिए उसे सुचिता कृपलानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शनिवार दोपहर प्रसव के दौरान महिला और उसके बच्चे ने दम तोड़ दिया। हंगामे की आशंका को देखते हुए अस्पताल ने पुलिस को पहले सूचना देकर परिवार वालों की घटना को जानकारी दी थी। वहीं मां और बच्चे को मौत की खबर सुनते ही परिजन भड़क गए और हंगामा करने लगे, जिन्हें पुलिस ने शांत करवाया। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मंदिर मार्ग थाना पुलिस में शिकायत की। वहीं पुलिस ने महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा कराया जाएगा। वहीं मेडिकल रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली नगर निगम चुनाव का ऐलान होने के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर हमला बोला है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी की प्रतिनिधि के तौर पर दिल्ली सरकार के कामों में हर दिन अड़चन डालने वाले उपराज्यपाल को चुनाव लड़ना चाहिए। इसके बाद ही उनको जनता की ताकत और लोकतंत्र का असल मायने में समझ आएगा। अगर वह जीतते हैं तो आम आदमी पार्टी उनकी बात मान लेगी। हारने की सूरत में उनका इस्तीफा देना पड़ेगा। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव की तरह होता है। इसमें देश की जनता भाग लेती है और वोट देती है और अपना फैसला सुनाती है कि उनका प्रतिनिधित्व कौन होगा। सभी पार्टियां अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करती है और उन उम्मीदवारों को जनता वोट देती है। जो जीतते हैं वह जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर काम करती है। और दुर्गेश पाठक ने कहा कि एमसीडी चुनाव काफी समय से टाले जा रहे थे और आखिरकार उसकी तारीख की घोषणा हो ही गई। पूरी दिल्ली में 250 वार्ड है और आम आदमी पार्टी ने इससे जुड़ा एक प्रस्ताव तैयार किया है। पार्टी चाहती है कि जिस तरह से दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना इस वक्त भाजपा के प्रतिनिधियों के तौर पर काम कर रहे हैं, उनको भी किसी एक वार्ड से चुनाव लड़ना चाहिए। अगर एक चुनाव जीत गए तो हम उनको मान लेंगे, अगर वह चुनाव हार जाते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आगामी दिल्ली नगर निगम चुनाव के मद्देनजर रखते हुए चौराहे पर महरौली के वार्ड 155 के लोगों से चुनावी मुद्दों पर बातचीत की गई। चौपाल पर उनसे उनके वार्ड की समस्या और परेशानियों के बारे में बात की गई थी। क्या कुछ पैरामीटर है जिन्हें ध्यान में रखकर इस बार महरौली वार्ड में के लोग अपने कीमतों में वोट देंगे? क्या वार्ड में हुए कार्यों से स्थानीय लोग खुश हैं या आपकी बार वो किसी और पार्टी में विश्वास कर उसका पार्षद बनाएंगे? तो साफ तौर पर यहाँ पे ये देखा गया कि स्थानीय लोगों की माने तो महरौली में कूड़े की बहुत बड़ी समस्या है। जगह जगह कूड़े का पहाड़ खड़ा हो गया है। कूड़े के कारण आवाजाही के वक्त लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और सीवर की एक प्रत्यक्ष दिक्कत लोग झेल रहे हैं। सीवर खुले हैं जिनसे क्षेत्र में मच्छर की समस्याएं बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि कूड़े के ढेर और मच्छर बढ़ने से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। लोगों ने यह भी बताया कि पब्लिक टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं है, जो कि एक दो ही है। एक दो है भी तो उनमें साफ सफाई सही समय पर नहीं हो पाती है। सड़कें सकड़ी है और वहीं जर्जर हालत में है। इसी वजह से यहाँ जल भराव आम बात हो गई है। आए दिन लोगों को जल भराव की परेशानियों से जूझना पड़ता है। फरीदाबाद के एसडीएम नगर इलाके में परिजनों के साथ हरिद्वार जा रही युवतियों पर पड़ोसी ने पालतू कुत्ता छोड़ दिया। युवती ने किसी तरह खुद को बचाया। परिजन मामले की शिकायत लेकर युवती के घर पहुंचे तो आरोपी ने पीड़िता के भाई के सिर पे ईंट मार दी और पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। वहीं एसडीएम नगर बांध रोड निवासी दीपक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह परिवार के साथ हरिद्वार जा रहे थे। बहन घर के बाहर इंतजार कर रही थी। इस दौरान उनके पड़ोसी मोहित ने जर्मन शेफर्ड नस्ल का कुत्ता बहन के पीछे छोड़ दिया। युवती समय रहते भागकर घर के अंदर आ गई थी। उसके परिजनों ने उसकी जानकारी दी। दीपक और उसके पिता मामले की शिकायत कर आरोपी के घर गए। आरोप है कि मोहित ने गाली गलौज शुरू कर दी और दीपक के सिर में ईंट मार कर घायल कर दिया। एसडीएम
नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर शिकायत जो है वो दर्ज की गई। दिल्ली के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।